एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में। राजनीतिक सामाजिकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये क्या होता है, इसका अर्थ, इसका परिभाषा, सारी चीज़ आप इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के जो भी वीडियोस है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स पे भी आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। स्टेसी के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं स्ववृत्तियों यानी डिस्पोजिशंस को प्राप्त करता है तथा जो उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि सामाजिकरण केवल मात्र परंपरागत आदर्शों, मूल्यों और मनोवृत्तियों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही नहीं है, अपितु वस्तु स्थिति यह है कि आधुनिक समाजों में प्रत्येक पीढ़ी रूढ़िगत आदर्शों, मूल्यों एवं व्यवहार प्रतिमानों को अस्वीकार करने या प्रत्युत्तर के लिए ही विकसित होती है और इसी से सामाजिक परिवर्तन आता है। सामाजिकरण अध्ययन एवं अन्वेषण का एक नवीन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ऐसे अन्वेषण सामाजिक मनोविज्ञान, नृविज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान में होते रहे हैं। तथापि सामाजिकरण के परिणाम के रूप में राजनीतिक व्यवहार अर्थात राजनीतिक सामाजिकरण का अन्वेषण एक नवीन बात है। राजनीतिक सामाजिकरण को पहले नागरिकता प्रशिक्षण तथा नागरिक सामाजिकरण के नामों से जाना जाता था। राजनीतिक सामाजिकरण वास्तव में राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ और इसकी परिभाषा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उसमें परिवर्तन किया जाता है। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक वस्तुओं के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिकरण उस शिक्षण प्रक्रिया की ओर निर्देश करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्तियों के इस तरीके से प्रशिक्षण और विकास करना है कि वे राजनीतिक समुदाय के सुकार्यकारी सदस्य बन सके। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया सामान्यतया आकस्मिक अथवा अदृश्य रूप से कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यह इतने शांत और सौम्य रूप से संचालित होती है कि कई बार लोगों को इसके संचालन की खबर भी नहीं होती है। राजनीतिक सामाजिकरण की संकल्पनाओं में प्रधान बल एक पीढ़ी तक राजनीतिक मूल्यों के संप्रेषण पर दिया जाता है। किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता इस तथ्य के कारण इसके सदस्यों के राजनीतिक सामाजिकरण पर निर्भर करती है कि एक अच्छा कार्यकारी नागरिक मानकों को अंगीकार कर ले और उन्हें भावी पीढ़ियों को संप्रेषित करे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में नागरिकों को प्रशिक्षित कर इस बात का अभ्यस्त बनाया जाता है कि वे परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक उपायों को स्वीकार कर ले, बजाय इसके कि इन मामलों को सड़कों पर ले जाए या हिंसात्मक उथल-पुथल की अवस्थाएं पैदा करे। सरल शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक स्थायित्व, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। रबार्टा सिगल के शब्दों में राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य
ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे कार्यकारी सदस्य बन सके। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में मूल्यों, मानकों और अभिविन्यासों का विकास करता है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना हो और वे अपने आप को अच्छे कार्यकारी नागरिक के रूप में बनाए रखें तथा अपने उत्तराधिकारियों के मन पर अमिट छाप छोड़ सके। सीगल के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण से अभिप्राय सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्श एवं व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। लैंगटन ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। इनके शब्दों में व्यापकतर अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। डेविड ईस्टन के शब्दों में किसी प्रकार से एक प्रौढ़ पीढ़ी युवा पीढ़ी को अपने जैसे प्रौढ़ प्रतिरूप एडल्टिमेज में डालती है, यही समाजीकरण है। पीटर मर्कल ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया का स्वाभाविक अध्ययन माना है। पीटर मर्कल के अनुसार किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार की प्रतिकृति को स्वीकार करने से संबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन कहा जाता है। आमंड एवं पावेल राजनीतिक समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है, राजनीतिक वस्तुओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, अपने प्रतिमानों अभिकांक्षाओं का निर्माण करता है, अपने व्यवहार की रीति निर्धारित करता है, अर्थात वह राजनीतिक संस्कृति एवं पद्धति का अंग बनता है। उनका मत है कि यह अवधारणा आधुनिक युग में इसलिए विशेष महत्व रखती है कि इसके माध्यम से राजनीतिक स्थायित्वता एवं विकास को सरलता से समझा जा सकता है। आधुनिक युग में नए राज्यों के उदय के कारणवश, संचार साधनों में निरंतर विकास के कारणवश, तकनीकी खोजों के परिणाम स्वरूप समाजीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विशेष स्थान रखती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती है क्योंकि यह नागरिकों के दृष्टिकोण से संबंध रखती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य आने वाली राजनीतिक पद्धति को मान्य प्रतिमान एवं व्यवहार के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। यह स्वाभाविक है कि यह ज्ञान आहिस्ता बिना चेष्टा किए होता रहता है, पर ज्ञान प्रयत्नों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। आमंड एवं पावेल इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटते हैं, स्पष्ट एवं अस्पष्ट, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। इनका मत है कि नागरिक राजनीतिक वस्तुओं के प्रति ज्ञान केवल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते समय ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि उस काल में भी वह ज्ञान प्राप्त करते हैं जबकि वह राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे होते। प्रायः नागरिकों की राजनीतिक संस्कृति के अधिकांश भाग का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप में ही होता है, पर मनुष्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं जो संभवतः उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि अप्रत्यक्ष। सूक्ष्म में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक राजनीतिक पद्धति के उद्देश्यों, मानकों और उसके व्यवहार के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। इसी के माध्यम से वह अपने उद्देश्यों, मांगों, अभिलाषाओं का निर्माण करता है, अपने व्यवहार की नीति बनाता है, अर्थात राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है, राजनीतिक पद्धति में अपना स्थान खोजता है और अपना योगदान देता है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य नागरिकों को ज्ञान देकर समाज के अच्छे
कार्यवाहक बनाना है, क्योंकि राजनीतिक पद्धति में एकता के अभाव में राजनीतिक प्रक्रिया असंभव हो जाती है, जिससे पद्धति के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण उन मूल्यों, प्रतिमानों और दृष्टिकोणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त कराता है, ताकि व्यक्ति अच्छे नागरिकों के रूप में आने वाली पीढ़ियों पर अच्छा प्रभाव डाल सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति नहीं होता, वह राजनीतिक ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त करता है। राजनीतिक सामाजिकरण के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के जिन मूल्यों एवं प्रतिमानों के संबंध में ज्ञान प्राप्त हुआ है वह अपने मूल्य एवं प्रतिमान बना ले, तभी वह अच्छा नागरिक बन सकेगा। राजनीतिक सामाजिकरण उस समय आरंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है। वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है, जिनके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा सत्ता, आज्ञा, विरोध, सहभागिता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। ईस्टन एवं डेनिंग बच्चे के जीवन में 4 सत्रों का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा बच्चा राजनीतिक सामाजिकरण एवं राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। विशेष व्यक्तियों के माध्यम से सत्ता की मान्यता, सार्वजनिक एवं निजी सत्ता में अंतर, राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहार के संबंध में ज्ञान, राजनीतिक संस्थाओं और व्यक्ति विशेष के मध्य अंतर। मिल्चर रस ऐसी ही स्थिति में वातावरण और प्रयोगात्मक प्रभाव का भी वर्णन करते हैं, जो बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। उन्हीं का मत है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य के आरंभ के जीवन से ही शुरू हो जाती है, पर यह ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के सारे जीवन तक चलती रहती है। प्रायः यह देखा गया है कि जो प्रभाव मनुष्य पर राजनीतिक जीवन आरंभ करने से पूर्व पड़ते हैं वे अधिक महत्व रखते हैं। व्यक्ति जिन प्रभावों को प्रयोग के आधार पर ग्रहण करता है उनकी तुलना वह आरंभ में प्राप्त मूल्यों एवं दृष्टिकोणों से करता है और उसी आधार पर अपने मूल्यों एवं व्यवहार को संशोधित करता है। यही कारण है कि आमंड एवं वर्बा इन अनुभवी प्रभावों को सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मत है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया इस प्रकार समाज की राजनीतिक पद्धति में न केवल स्थायित्व लाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन को भी सरल बना देती है। राजनीतिक सामाजिकरण का संप्रत्ययीकरण एवं प्रक्रिया, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक सामाजिकरण से संबद्ध अनुसंधान को संगठित एवं व्यवस्थित करने के यद्यपि अनेक संप्रत्यात्मक आधार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु फिर भी आज तक कोई सर्वमान्य प्रारूप विकसित नहीं हो पाया है। समाजीकरण की प्रक्रिया का सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में विश्लेषण सर्वप्रथम मनोविज्ञान में एवं तत्पश्चात समाजशास्त्र में किया गया। राजनीतिक अध्ययन में इसका समावेश बाद की घटना है। मनोविज्ञान में सामाजिकरण को शैशव काल की अर्जनात्मक एवं विकासात्मक प्रवृत्तियों के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। फ्रॉयड से लेकर कैरन हॉनी, हैरी स्टैक, सुलिवान एवं एरिक फ्रॉम के विश्लेषण इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र में सामाजिकरण को मानसिक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया के बजाय एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, जिसे सिर्फ शैशव काल तक सीमित नहीं समझा गया, अपितु एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया गया। जॉर्ज हर्बर्ट मीड से लेकर रॉबर्ट मर्टन, टॉलकट पार्सन्स एवं हॉरोविच के विश्लेषण इस संदर्भ में स्मरणीय है। व्यवहारवादी पार्सन्स एवं मर्टन ने राजनीतिक विश्लेषण को भी महत्वपूर्ण अंश में प्रभावित किया। पार्सन्स ने सामाजिकरण को मूल रूप से एक अर्जन की अभिवृत्ति माना, जो सामाजिक भूमिका वहन के लिए
सांदर्भिक शर्त है। मर्टन ने सामाजिकरण को पूर्ण रूप से मात्र सकारात्मक प्रक्रिया नहीं माना, अपितु पर्यवेक्षित सामाजिकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एवं असोशलाइजेशन की धारणाएं विकसित कर एक नए प्रकार का आयाम जोड़ा। राजनीति शास्त्र में सामाजिकरण की अवधारणा में प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण का श्रेय हर्बर्ट हाइमन को है, जिन्होंने उन सभी सामाजिक प्रतिमानों का अर्जन राजनीतिक सामाजिकरण माना जो विभिन्न सामाजिक अभिकरणों की सहायता से व्यक्ति के लिए संभव है। हाइमन ने राजनीतिक सामाजिकरण को एक स्वायत्त प्रक्रिया न मानकर उसे वृहत सामाजिकरण की एक उप प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक सामाजिकरण को राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रेरक यानी इंडक्शन का अपरिहार्य संयंत्र माना। डेविस ईस्टन ने R.D. हैस के साथ एक अध्ययन में राजनीतिक सामाजिकरण को 3 आधारभूत अभिवृत्तियों ज्ञान, मूल्य, व्यवस्था एवं मनोवृत्ति से प्रेरित प्रक्रिया के रूप में समझा। फ्रीमैन के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण सामान्य सामाजिकरण प्रक्रिया का एक निश्चित भाग है जो राजनीतिक दृष्टि से सांदर्भिक पॉलिटिकली रिलेवेंट सामाजिक प्रतिमानों के अर्जन से संबंधित है। लिवाइन ने राजनीतिक सामाजिकरण को राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सांस्कृतिक परिवर्तन से संबद्ध प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के समर्थकों ईस्टन, हेस ने राजनीतिक सामाजिकरण को व्यवस्था के लिए समर्थन प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने का एक माध्यम बताया। इस दृष्टिकोण में राजनीति सामाजिकरण के अध्ययन से अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर समर्थन संबंधी एवं विघटनकारी प्रभावों की व्याख्या करना है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के समर्थन विद्वान पार्सन्स, मीचेल, आमंड तथा वर्बा आदि राजनीतिक सामाजिकरण को व्यवस्थावादी विचारक के समान ही देखने का प्रयास करते हैं, परंतु सामाजिकरण के महत्व की दृष्टि से इनका दृष्टिकोण थोड़ा सा भिन्न है। ये विचारक राजनीतिक सामाजिकरण को व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण मानने के साथ साथ इस बात पर भी बल देते हैं कि यह केवल राजनीतिक व्यवस्था के निवेशन अर्थात समर्थन साधनों व मांगों को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु इन निवेशनों को निर्णयात्मक निर्गतों में परिवर्तित करने में भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सामाजिकरण के प्रत्यय पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड इट्स वेरिएबल। राजनीतिक सामाजिकरण के 2 प्रत्यय है, यानी इसके 2 वेरिएबल्स है। पहला है एक रस होमोजेनस और दूसरा है खंडित यानी हेट्रोजेनस। एक रस प्रत्यय से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर विश्वास के वातावरण में कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक विचार ग्रहण करते हैं। यह पद्धति की स्थायित्वता का वर्णन करता है। इसके बिल्कुल विपरीत खंडित प्रत्यय में नागरिक एक दूसरे पर शक करते हैं और ऐसी घृणा के वातावरण में पद्धति के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का अभाव होता है। क्योंकि समाजीकरण का उद्देश्य पद्धति को बनाए रखना है, इसलिए अनेक लेखक इसे रूढ़िवादी अवधारणा कहते हैं। यह परिवर्तन के विरुद्ध अवधारणा है, परंतु ऐसा नहीं है। यह अवधारणा परिवर्तन में विश्वास करती है, पर वह धीमी गति के और शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करती है। वह यह मानती है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति में भी उसी मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। अकस्मात अधिक मात्रा में परिवर्तन राजनीतिक पद्धति को खंडित कर देता है। उनका मत है कि राजनीतिक मूल्यों का निर्माण एवं राजनीतिक परिवर्तन साथ साथ होने चाहिए। यह अवधारणा सत्ताधारियों को यह समझाने का प्रयत्न करती है कि वे कोई ऐसा कार्य न होने दे जिससे कि राजनीतिक पद्धति के प्रति नागरिकों के व्यवहार में अकस्मात परिवर्तन हो जाए। राजनीतिक सामाजीकरण की प्रक्रिया
राजनीतिक पद्धति एवं नागरिकों के वातावरण पर निर्भर करती है। पद्धति जितनी स्थायी होगी उतने ही राजनीतिक समाजीकरण के तत्व स्थायी होंगे। पर एक गैर अधिनायकवादी पद्धति में अगर परिवर्तन की मात्रा अधिक है तो समाजीकरण के तत्व उतने ही अस्पष्ट हो जाएंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक पद्धतियों तक ही सीमित नहीं है। इसका महत्व गैर लोकतांत्रिक पद्धतियों में, अधिनायकवादी राजनीतिक पद्धतियों में अधिक प्रतीत होता है। अधिनायकवादी पद्धतियाँ नागरिक जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण की चेष्टा करती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों, आदर्शों, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का निर्माण करता है। इसलिए अधिनायकवादी इस प्रक्रिया को अपने अधीन करके तथा समाजीकरण के निर्माण तत्वों को अपने उद्देश्यों का वाहन बनाकर नागरिकों को अपने विचारों में ढालने का प्रयत्न करते हैं, ताकि मनुष्य वही और वैसे ही कार्य करे जैसा कि वे चाहते हैं। परंपरागत समाजों में भी यह प्रक्रिया इसलिए महत्व रखती है कि इसके माध्यम से नागरिकों के परंपरागत विचारों में मौलिक परिवर्तन लाकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सकता है। अब आप जानेंगे राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं, सलाइंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण वास्तव में एक प्रकार की शिक्षा है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है और अपने व्यवहार का निर्माण करता है। मैनहीम ने राजनीतिक समाजीकरण की 4 विशेषताओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। राजनीतिक समाजीकरण आधारभूत रूप में अधिक विस्तृत या सामान्य सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया का ही एक भाग है। इस प्रकार यह उस प्रक्रिया से केवल उन्हीं तत्वों को ग्रहण करता है जिनकी राजनीतिक वस्तुओं, मूल्यों या गतिविधियों से संगतता व उपयोगिता हो। राजनीतिक समाजीकरण के फल योगात्मक और अंतःक्रियात्मक, एग्रीगेटिव एंड इंटरैक्टिव है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सदा ही जारी रहती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अति विस्तारपूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें वे सभी बातें आ जाती है जिनमें राजनीति को सीखने से कुछ भी अथवा दूरी का भी संबंध हो। प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण के अनुभवों के न्यूनाधिक अनोखे मेल का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि पारिवारिक जीवन, सामूहिक संघों, शैक्षिक अनुभवों और जीवन शैलियों के प्रकार अनगिनत है और चूँकि राजनीतिक समाजीकरण में अन्य शक्तियाँ अंतर्ग्रस्त रहती है, अतः ऐसे समाजीकरण के संभावित उत्पाद भी अनगिनत और विविध प्रकार के हैं। The potential products of such socialization must be more numerous and more diverse. राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण, इंस्ट्रूमेंट्स और एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आमंड एवं पावेल राजनीतिक शिक्षा को एक जीवन काल की शिक्षा और एलन बॉल इसको एक ऐसी शिक्षा मानते हैं जो केवल मनुष्य के बचपन तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि सारे जीवन तक चलती रहती है। वह कुटुंब, शिक्षा संस्थाओं, जनसंचार साधनों, व्यवसायी संस्थाओं को समाजीकरण के अभिकर्ताओं यानी एजेंट्स के रूप में देखते हैं, जिनमें मनुष्य व्यवहारिक एवं औपचारिक राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण एजेंट्स जो है इस प्रकार है: परिवार या कुटुंब, औपचारिक शिक्षा संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं, जनसंचार के साधन, राजनीतिक दल। यह स्वाभाविक ही है कि समाजीकरण की संस्थाओं में सर्वप्रथम स्थान परिवार एवं कुटुंब को ही प्राप्त हो सकता है। यहीं से व्यक्ति संतोष एवं विरोध की भावनाएं ग्रहण करता है, आदेश एवं आज्ञा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है, श्रद्धा की भावना ग्रहण करता है, राजनीतिक मूल्यों का निर्माण करता है। रॉबर्ट लेन कुटुंब में 3 रीतियों का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। वे 3 रीति इस प्रकार है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धांतीकरण, बच्चे का एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संपर्क, और तीसरा है बच्चे की मनोवृत्ति का उद्देश्यपूर्ण निर्माण।
व्यक्ति की राजनीतिक शिक्षा में दूसरा स्थान औपचारिक शिक्षा संस्थाओं का है। अतीत से यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा संस्थाएं व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आमंड एवं बर्बा यह विश्वास करते हैं कि जितनी अधिक एक व्यक्ति की शिक्षा होगी उतना ही अधिक उसे राजनीतिक ज्ञान होगा और राजनीति एवं सरकारी प्रक्रिया को समझ पाएगा तथा राजनीतिक वस्तुओं के संबंध में उसके उतने ही अधिक विचार होंगे। राजनीति में वह सक्रिय होगा, राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी और सामाजिक वातावरण में विश्वास होगा। यही कारण है कि स्कूलों के पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्च शिक्षा की संस्थाएं व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में परोक्ष अनुभव प्रदान करके विशेष सहायता करती है, जिसके माध्यम से राजनीतिक पद्धति में वह सरलता से अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। यह शिक्षा संस्थाएं राजनीतिक पद्धति में स्थापित व्यवहारों को स्पष्ट कर देती है। मायरन विनर भारत में विश्वविद्यालयों की समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अगर विश्वविद्यालयों के अधिकारी विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने का संतोषजनक मार्ग निकाल ले तो विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, वह देश को ऐसे अभियान भी देंगे जो पद्धति के स्थायित्व को प्रभावित करेंगे और देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इस राजनीतिक शिक्षा में तीसरा स्थान औपचारिक संस्थाओं का है, जहां व्यक्ति कार्य करता है, मनोरंजन के लिए जाता है या सामूहिक रूप से राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेता है। और चौथा स्थान जनसंचार साधनों का है, जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक विचार बनाता है, सूचनाएं ग्रहण करता है और राजनीति में गतिशील होने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल भी समाजीकरण के अभिकरण है। सर्वसत्ताधारी राज व्यवस्थाओं के राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य पुरातन मूल्यों एवं मान्यताओं को स्थापित करना होता है। जनतंत्रात्मक देशों और राज्य व्यवस्थाओं में यद्यपि राजनीतिक दलों का प्रधान कार्य मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रशिक्षित करना है, फिर भी इनमें नए मूल्यों को प्रस्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बोधित राष्ट्रों में राज संस्कृति के सर्जन एवं परिवर्तन में राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्व है। इन देशों में अन्य संस्थाओं के अविकसित स्वरूप के कारण राजनीतिक दल केवल निर्वाचकीय उपादान ही बनकर नहीं रहते, बल्कि वे ढेर सारे दूसरे कार्यों का संपादन या निष्पादन करते हैं, जैसे जनता एवं शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, राजनीतिक सूचनाओं का प्रसार करना, विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसार कर राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सदैव राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करता है। वह अपने मानकों के उद्देश्यों का निर्माण करता है और अनुभव के आधार पर उन्हें संशोधित करता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन का कोई सर्वमान्य प्रतिमान न होने के कारण विभिन्न समूहों एवं विभिन्न समाजों में इसके बारे में पाई जाने वाली भिन्नता है। अधिकतर अध्ययन अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों तक ही सीमित रहे हैं, इसलिए भी इस प्रक्रिया के बारे में कोई व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है। विभिन्न देशों के विभिन्न धर्मों एवं सजातीय समूहों में बच्चों पर हुए अध्ययनों से हमें यह पता चलता है कि उनमें 3-4 वर्ष की आयु में ही प्रजातीय एवं सजातीय प्राथमिकताएं विकसित होनी शुरू हो जाती है, जिसमें अपने प्रजातीय एवं सजातीय समूह के प्रति लगाव एवं अन्य समूहों के प्रति शत्रुता की भावनाएं सम्मिलित है। 7-8 वर्ष की आयु तक बच्चे अन्य समूहों के लिए प्रयुक्त शब्दों एवं संप्रत्ययों को सीख जाते हैं तथा 12-13 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड एवं अमेरिका आदि देशों में राष्ट्रीय एवं प्रजातीय भावनाओं के अतिरिक्त वर्ग संरचना का कुछ ज्ञान, शक्ति व बल, घरेलू एवं बाहरी मित्रों एवं शत्रुओं की कुछ जानकारी, दलों के अस्तित्व, चुनाव तथा मतदान और सरकार के महत्व के बारे में कुछ ज्ञान तथा राजनीतिक दल के बारे में कुछ प्रतिबद्धता का उपार्जन प्रारंभ हो जाता है।
किशोरावस्था में राजनीतिक सूझबूझ में प्रमुख रूप से प्रगति होती है। सरकार की संरचना व कार्यों, विधि, राजनीतिक दलों, समुदायों की आवश्यकताओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जन कल्याण से संबंध तथा राजनीतिक निर्णय लेने के आधारों आदि के बारे में जागरूकता आने लगती है। वयस्क होने पर व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रियाओं में स्वयं भाग लेना शुरू कर देता है तथा राजनीतिक सीख के रूप में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।